आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज का सेशन सीटेट पेपर 2 के अंतर्गत हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के 250 से 300 प्रश्न की मैराथन करेंगे, जिसमें से कि क्वेश्चन जो होंगे वन लाइनर के फॉर्म में होंगे, जो कि पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर में जो आ गए हैं वो क्वेश्चन भी होंगे तथा कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी होंगे। चलिए बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो किस पुस्तक से हमें 12वीं शताब्दी के कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है? तो वह है राजतरंगी तथा उसको लिखा था कल्हण ने। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, कल्हण ने लिखा था राजतरंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? ये स्रोत लिखा है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? अबुल फजल, राज सुंदरी, जियाउद्दीन बर्नी तथा मुजफ्फर आलम। तो मुजफ्फर आलम इसमें सही होगा। इनके लेखन को हम प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं मान सकते हैं, बल्कि अबुल फजल की जो आईने अकबरी थी, राज सुंदरी देवी ने शायद एक किताब लिखी थी स्वप्न करके, और जियाउद्दीन बर्नी की भी पुस्तक को प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, लेकिन मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जातकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जातक जो थे वो क्या थे? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया था। जैन साधुओं द्वारा तो नहीं लिखा गया था। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी। नहीं, ये भी गलत होगा। इनकी रचना जैन साधु द्वारा की गई थी, जिसे सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया था। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया। तो बिल्कुल सही है। इनकी रचना जो थी वह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया। इनकी सामान्य लोगों द्वारा लिखी गई थी, पर इनका संकलन जो था वह बौद्ध भिक्षुओं के ही थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। यदि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयोग करना गलत होगा? तो यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास को शुरू करना है पढ़ाना, तो कौन सा स्रोत इनमें से प्रयोग करना गलत होगा? लघु चित्रकारी, गुफा चित्रकारी, शिलालेख या हस्तलिपियाँ? तो इसमें किस प्रकार के स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो लघु चित्रकारी तो हम दिखा सकते हैं, शिलालेख भी दिखाना उचित होगा, लेकिन हस्तलिपियाँ जो हैं उनको पढ़ाना गलत होगा, क्योंकि हस्तलिपियाँ जो है अधिकतर रूप में हमने पढ़ना ही अभी उतने सक्षम रूप से अभी हम पढ़ ही नहीं पाए। तो हस्तलिपियाँ इसमें सही होगा, क्योंकि इसे पढ़ाना बच्चों को प्रारंभ में सही नहीं होगा। इसको जैसे जैसे कक्षाएँ आगे जाएंगी उसको पढ़ाना ये बाद में उचित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था? तो किसने गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था? तो ऑप्शन नंबर गुरु अंगद होगा, जो कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी भी थे, गुरु अंगद। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ये सिखों के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? तो आईने अकबरी जो थी वह अकबरनामा का तीसरा पार्ट था। तो आईने अकबरी में क्या लिखा गया है? पहले पार्ट में तो कुछ उनके पूर्वजों के बारे में लिखा गया है, तो लेकिन आईने अकबरी जो कि तीसरा पार्ट था तो उसमें क्या लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण है। ये पहले पार्ट में है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक था। यह गलत है, मिर्जा हाकिम द्वारा नहीं, अबुल फजल द्वारा लिखी गई। ऑप्शन 3, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिक विवरण प्रस्तुत करता है। ये भी सही नहीं है। ऑप्शन 4, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 जिलों में पहली जिल्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। तो आईने अकबरी जो था वह अकबर के शासनकाल के बारे में सारी चीज़ें बताता है तथा सांख्यिकी विवरण भी प्रस्तुत करता था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। BCE का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, BCE का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन 1 है बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन 2 है बिफोर सीजर एरा, ऑप्शन 3 है बिफोर कंटेम्परेरी एरा, ऑप्शन 4 है बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिफोर कॉमन एरा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी का इतिहास की पाठ्य पुस्तक तथा भारत का संविधान। तो द्वितीयक स्रोत का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। द्वितीयक स्रोत है हमारे अतीत कक्षा जो 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, वह एक द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है,
कि नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए है, इधर है, कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी है, लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो आप ये कथन बी है। तथा कथन ए है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधियाँ उपयुक्त है क्योंकि शासकों को धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सही, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। तीसरा ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। तथा चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या बी नहीं कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा कि ए गलत है किंतु बी सही है। तो बी का कथन कौन सा था कि लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को हम काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक होता है। तो बी ऑप्शन सही है। लेकिन जो कथन ए था कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी काल अवधि जो उपयुक्त है, तो ये काल अवधि ये अधिक उपयुक्त नहीं है, बल्कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल जैसी काल अवधि ये ज़्यादा उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर कथन ए गलत था, कथन बी ही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 10। भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाएगा? तो भारत के आरंभिक मानव, तो गिरनार का शैल अभिलेख, 2 पातशाह नामक चित्रकला, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, ऑप्शन 4 कांगड़ा शैल कला। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो भारत के आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई थी, सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी? तो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिकांश जनजाति समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। अगले ऑप्शन है कि जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं, ये सही है। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है कि ऑप्शन ए, अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज नहीं रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही गलत होगा। इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न। अष्टाध्यायी के लेखक हैं, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन से हैं? नंबर 1 वेद व्यास, नंबर 2 पाणिनि, नंबर 2 शुक्रदेव, नंबर 4 वाल्मीकि। तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि, जैसे कि मैंने पढ़ाया है कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है तथा यह व्याकरण की बुक है। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी को संग्रह किस प्रकार का स्रोत का उदाहरण है? तो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो यह द्वितीयक प्रकार का संग्रह द्वितीयक स्रोत है। स्थानीय समाचार पत्र से क्योंकि हम डायरेक्ट तो किसी चीज़ का ज्ञान ले नहीं रहे हैं, तो जिस स्रोत से हम डायरेक्ट संपर्क करके लेते हैं तो वो प्राथमिक स्रोत होता है। लेकिन अगर हम किसी कटिंग पेपर या किसी लेख आदि से ज्ञान ले रहे हैं तो वह लेख तो पहले किसी और ने लिखा है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, उसके बाद हम उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राथमिक तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है, उसके बाद द्वितीयक होने रहे, तो इसमें द्वितीयक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त की गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है। ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई पाई गई पशु और पक्षियों की हड्डियों को रखा गया है। तो अभिलेखा क्या क्या है? इसको मैंने इतिहास में पढ़ाया है, यह प्रश्न बनता है सीटेट में। तो अभिलेखागार क्या है कि वह ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जहाँ जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? मालती माधव नामक रचना किसने की थी? भास ने की थी, कालिदास ने की थी, भवभूति ने की थी तथा बाणभट्ट ने की थी। तो मालती माधव की रचना किसने की थी? भवभूति ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री ने आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी थी? तो गणितीय तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित किस भाषा में लिखी थी? तो वह संस्कृत भाषा में लिखी थी। आर्यभट्टियम जो बुक थी वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? तो संगम, इसको भी मैंने पढ़ाया है कि संगम काल में मूवेंदार किन 3 राजवंशों को कहा गया? चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य, या चेर पांड्य राष्ट्रकूट, या पाल चोल पांड्य, या चोल चेर पांड्य। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, चोल चेर पांड्य। तो मूवेंदार, चोल, चेर, पांड्य 3 राजवंशों को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बौद्ध के नियमों को, जैन धर्म की शिक्षाओं को, वैदिक कर्मकांड को, या शिक्षकों के मध्य बातचीत को। तो विनय पिटक जो ग्रंथ है वह किससे संबंधित है? बौद्धों के नियमों से। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है कि सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी थी? सुल्ताना के स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी थी? रुकैया सखावत हुसैन, पंडिता रमाबाई, मुमताज़ अली, या राज सुंदरी देवी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा है सुल्ताना का स्वप्न। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना या प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक प्रोजेक्ट बनवाना चाहता है, तो इसमें बताना है आपको प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं है। आत्मकथाएं, समाचार पत्र का पूरे लेखागार, मौखिक इतिहास, या उपन्यास। तो इसमें उपन्यास जो है वह प्राथमिक स्रोत नहीं है, क्योंकि वह उपन्यास किसी और ने लिखा है, तो उपन्यास जो है वह द्वितीयक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित में 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत में की गई है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है 3 सही है, 1 और 2 गलत है। 1 गलत है और 2 और 3 सही है। 1 सही है, 2 और 3 गलत है, तथा 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 1 गलत है तथा इसकी रचना तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा कि 2 गलत है, 1 सही है और 2 और 3 गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि इसकी रचना प्राकृत में नहीं की गई थी, इसकी रचना जो की गई थी वह संस्कृत में की गई थी तथा यह, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, सन 2012 में निम्नलिखित में किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? तो AD 2012 लिखा जा सकता है। BC तो नहीं, क्योंकि वह बिफोर कॉमन एरा होगा। एनो डोमिनी लिखा जाता है, AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी, तो AD 2012 लिखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का विचार किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 है कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। ऑप्शन 2 है मूल्य परक निर्णय देना। ऑप्शन 3 है लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, तथा ऑप्शन 4 है प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। तो किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय हमें किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? 1 कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, दूसरा मूल्य परक निर्णय देना, तीसरा लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, चौथा प्रसिद्ध व्यक्तियों को मूल्यवर्धक करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित हमें पहले करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पांडुलिपियों और अभिलेखागार पर निम्नलिखित 2 कथनों A और B पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। कथन 1 सही है। कथन B है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते थे। तो कथन B भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर A सही होगा। A और B दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? A और B दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, जिसे जानना चाहता है चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? इसको तो सबको ही पता होना चाहिए, ये नहीं पता है तो जान लीजिए बड़ी दिक्कत की बात है। इसका ऑप्शन होगा अर्थशास्त्र। तथा एक बात और महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र जो है लग रहा है कि इकोनॉमिक्स बुक है, लेकिन इसमें प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है। तो अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र की बुक है तथा इसमें पाटलिपुत्र शहर का वर्णन किया गया है। तो अर्थशास्त्र जो है वह ना कि इकोनॉमिक्स की बुक है, वह एक राजनीति विज्ञान की पुस्तक है तथा इसकी रचना चाणक्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जरथुस्त्र के विचार से, बौद्ध धर्म के नियम से। तो इसको मैंने पहले ही भी ऊपर क्वेश्चन आया था कि विनय पिटक जो है वह बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। जिसका ऑप्शन नंबर B सही होगा। 28वां है कि हैंगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवन लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से। तो जो हैंगियोग्राफी है वह संत के जीवनी लेखन संबंधित है। हैंगियोग्राफी क्या है? संत के जीवनी लेखन संबंधित है। अगला प्रश्न है
कि इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य क्या है? अभी पहले ही मैंने बताया है, इसका तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। 30वां क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपनी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से लिखी थी। तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो कौन से थे? बाणभट्ट। तथा इसने अपनी जीवनी लिखी थी हर्षचरित, वह किस भाषा में थी? ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 2 हिंदी, ऑप्शन नंबर 3 उर्दू, ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत। तो ये थी संस्कृत भाषा में, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हर्षचरित लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ... में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में शैल चित्रकलाएं मिली हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। तो भारतीय ASI जिसे कहते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन से थे? सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेस, जेम्स फर्गूसन तथा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तथा जेम्स प्रिंसेप भी आप नाम सुनेंगे। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो जेम्स प्रिंसेप वो थे जिन्होंने अशोक के जो स्तूप थे उनका पहली बार अध्ययन किया था, मतलब उनकी भाषा को पहली बार उन्होंने पहचाना था। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम सर्वप्रथम किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 34वां क्वेश्चन है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन, रेपसन, प्रोफेसर घाटे। तो ये किसका है? प्रोफेसर घाटे का है। अगला प्रश्न देखते हैं 35वां, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ये जो मैं पहले अभी बताया कुछ देर पहले, यह प्रश्न हमेशा बनता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो आपको लग रहा होगा कि ये धन से है, क्योंकि ये उससे लग रहा है, अर्थशास्त्र शब्द लग रहा है इकोनॉमिक्स से, लेकिन ये गलत है। तो अर्थशास्त्र का संबंध लेकिन राजनीति से है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। किताबुल हिंद नामक रचना पुस्तक की रचना किसने की थी? किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 बीरबल ने की थी, नहीं बीरबल ने नहीं की थी। अबुल फजल ने की थी, नहीं। फिरदौसी ने की थी, नहीं। फिरदौसी ने रज़्मनामा लिखा था तथा अल-बरूनी ने की थी। तो किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? तो पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? आर्यभट्ट थे, अश्वघोष थे, ब्रह्मगुप्त थे तथा वराहमिहिर थे। तो पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन से थे? वराहमिहिर थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, मैथिली से या उड़िया से? तो नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। आईने अकबरी की विषय वस्तु है, आईने अकबरी की विषय वस्तु है अकबर के पूर्वजों का वर्णन, नहीं, ये तो पहले बुक में लिखा है, अकबरनामा के पहले खंड में है। लेकिन आईने अकबरी तो तीसरे खंड का नाम है। अकबर के शासन के किस्से से, नहीं, अकबर प्रशासन के वर्णन से। तथा चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि आईने अकबरी जो है वह अकबर के प्रशासन से संबंधित है। अगर इसमें पूछा होता अकबरनामा किससे संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता, क्योंकि अकबरनामा जो थी वह अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी तथा 3 खंडों में लिखी गई थी। लेकिन तीसरे खंडे का एक अलग से टाइटल दिया गया था, अलग शीर्षक था आईने अकबरी, और इसमें अकबर के प्रशासन, किस प्रकार प्रशासन चल रहा है दिल्ली में, उसका वर्णन किया गया था। तथा पूर्वजों आज का वर्णन प्रथम खंड में है। ये भी प्रश्न बनता है कि पूर्वजों का वर्णन जो है वह प्रथम खंड में है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इतिहासकार तथा पुस्तकें। मिन्हाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी थी, फ़क्र-ए-मुदब्बिर ने फुतूहत सलातीन लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी, तथा इब्न बतूता ने किताब-उल-लहरा लिखी थी। तो इब्न बतूता ने किताब-उल-रहला तो लिखी थी, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है। फ़क्र-ए-मुदब्बिर ने फुतूहत सलातीन नहीं लिखी थी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी, यह इंपॉर्टेंट बुक है। तथा मिन्हाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी थी, जिसमें इसने बताया था कि भले ही रज़िया सुल्तान पे शासन करने के बहुत उच्च गुण हैं, लेकिन वो चूँकि महिलाएं इसलिए लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। तो यह कथन पूछा जाता है, तो यह मिन्हाज उस सिराज के तबकाते नासिरी बुक में लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कॉमन एरा क्या अर्थ है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा,
हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा कि कॉमन एरा क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको मैंने शायद कल ही पढ़ाया था, कल या परसों। मलयालम पुस्तक जो है वह लीला तिलकम, उसकी विषय वस्तु क्या है, तो वह व्याकरण से संबंधित है। इसको मैंने अभी कल या परसों में बताया था कि वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लीला तिलकम की विषय वस्तु पूछी जाती है, यह व्याकरण से संबंधित है तथा इसकी जो शैली थी वह उसमें उसको दो भाषाओं के मिलन से बनाया गया था, जो संस्कृत तथा मलयालम भाषा को जोड़कर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आदिवासी लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्व स्रोतों का प्रयोग करके या वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास लिखते हैं वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, क्योंकि लिखित कोई प्रमाण तो है ही नहीं है, तो जो सुनते हैं उसी प्रकार से इतिहास लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं या फिर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 44वें क्वेश्चन का। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि तो भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण क्यों रहा? कर्नल टाट की एनल्स का प्रकाशन हुआ, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली थी, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था तथा सिंधु सभ्यता खोज हुई थी। तो सिंधु सभ्यता खोज हुई थी तो ये बहुत महत्वपूर्ण था उस समय। प्रश्न यही बनता है कि भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि 1935 आदि के करीब आसपास ही उस समय खोज हुई थी सिंधु सभ्यता की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? त्रिविभाजन भारतीय राज्यों को क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। यह संकल्पना पश्चिम चली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता संबंधित है। भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि यह संकल्पनाएं हैं जो कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक है, या पश्चिम देशों से ली गई हैं, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तारकणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता संबंधित होते हैं। लेकिन तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इंडिका का लेखन किसने किया था? इंडिका का लेखन किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो 47 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है 48 कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत तथा ब्रिटिश भारत। इस विभाजन क्या आधार था? यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास भी इस रूप में लिखा गया था। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास को उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन को प्रयोग किया। यह याद करने में सुविधाजनक और सरल था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो ब्रिटिश काल में हिंदू भारत, मुस्लिम भारत तथा ब्रिटिश भारत में इसलिए बांटा गया क्योंकि यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 49, मलिक मोहम्मद जायसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, जिसपे पद्मावती पिक्चर बनी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह पद्मावत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है फारसी साहित्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत कौन सा है? संस्कृत साहित्य। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, नुहे सिपा सालार के रचनाकार हैं। तो नुहे सिपहर के रचनाकार कौन से हैं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन 2 मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन 3 दारा सिको, ऑप्शन 4 शेख निजामुद्दीन औलिया। तो नुहे सिपहर के रचनाकार थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफा स्थित है। तो अजंता गुफा कहाँ स्थित है? वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बौद्ध धार्मिक ग्रंथ विनय पिटक की विषय वस्तु है। तो विनय पिटक की क्या विषय वस्तु है? वह भिक्षुओं के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। गीता है, गीता क्या है? वह वेद है, वह स्वतंत्र महाकाव्य है, वह रामायण का एक भाग है, या वह महाभारत
का एक भाग है, तो वह महाभारत का एक भाग है। तो जो गीता है वह महाभारत का एक भाग है, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। वह स्वतंत्र महाकाव्य नहीं है, वह महाकाव्य का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों में अंतर है। प्राथमिक स्रोत प्राथमिक है जबकि द्वितीयक स्रोत द्वितीयक है। द्वितीयक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन से किए जाने वाले विचारों में गहन संबंध रखता है। उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि प्राथमिक स्रोत जो होता है वह व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला बिंदु है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है मुंबई में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या पूना में। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, नई दिल्ली में स्थित है। तो राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है महाभारत के लेखक कौन है। तो महाभारत के लेखक थे वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है, वह वेद व्यास हैं। शाकुंतलम लिखी थी, शाकुंतलम किसने लिखी थी। शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखी थी, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी दिखाई गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि में सही नहीं है। वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, सही है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल के लिए मुख्य स्रोत हैं। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पे उकेरी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है कि वे हस्तलिखित थी और बाद मुद्रित की गई। वे मुद्रित नहीं की गई। तो प्राचीन हस्तलिपियाँ जो हैं वो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, ये सही है। वे जिस काल को प्रदर्शित करते हैं उस काल के मुख्य स्रोत, बिल्कुल यही स्रोत, प्राचीन हस्तलिपियाँ ही उस काल के प्रमुख स्रोत हैं। वे कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर और धातुओं पर उकारी जाती है। बिल्कुल आप चाहे गुप्त काल में देख लीजिए, विभिन्न शिलालेखों को देख लीजिए, 4 भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 गई है क्योंकि वो मुद्रित नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्योंकि नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, उस व्यक्ति की स्मृतियों जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो कौन सी सामग्री नहीं है, एक विद्वान जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है, जिसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति या कायथा संस्कृति। तो इसमें आहार संस्कृति जो है वह सबसे प्राचीनतम है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनके संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी, यह सही है। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि राजा इसको स्वयं नहीं लिखते थे, इसको लिखवाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर गलत पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा का पतन कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया या सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। 63 का और देखते हैं क्या लिखा है। डी संभवतः नदियाँ सूख गई, सही व्याख्या कीजिए। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। तो इसमें डी को छोड़ के ए बी डी और तो सी इसमें गलत है कि सभी नदियाँ सूख गई थी, सही व्याख्या है। तो इसमें ये माना गया है कि ए बी डी मतलब नदियाँ सूख गई थी, यह भी माना गया लेकिन बाढ़ को नहीं माना गया है। तो इसमें सी गलत है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई यह नहीं माना। कुछ क्षेत्र में बाढ़ आई थी यह माना गया है। यह प्रश्न पिछली बार भी बना था कि इसमें सब सी मारेंगे क्योंकि सबको पता है कि मोहनजोदाड़ो में बाढ़ ही माना गया उसके विनाश का। लेकिन यह बाढ़ जो थी वह कुछ क्षेत्रों में ही आई थी, लेकिन पूरे क्षेत्र का विनाश में पूरे क्षेत्र के विनाश के लिए यह माना गया है कि संभवतः नदियाँ सूख गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें तो जरूर सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी छोड़ के ए बी डी। अगर ऑप्शन होता कुछ क्षेत्रों में तो सी भी सही होता, लेकिन उसमें लिखा है पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, तो यह गलत है। अगला प्रश्न है कि हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। यह क्वेश्चन जो है यह सीटेट का फेवरेट प्रश्न है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आता ही है कि शुतुरमुर्ग के प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ जो हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इसका वर्णन, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेखों में हमें मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि महाराष्ट्र के पटने में हम इसके अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या महापाषाण काल? तो मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो वह है पूरा पाषाण काल। सबसे लंबी अवधि कौन सी है? पूरा पाषाण काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी, ऑप्शन ए है नर्मदा घाटी, ऑप्शन बी है वज्जी, ऑप्शन सी है गारो पहाड़ियाँ। तो नर्मदा घाटी जो थी इसमें लगभग 2500 साल पहले, वज्जी जो था वह आरंभिक गणतंत्र था। तो ए का जो और सी जो हो गया वह सेकंड हो गया, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट। तो ए का थर्ड, सॉरी और भी है इसमें, और भी है, तो इसका मिलान करते हैं। ये इसको पूरा देखते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या कन्फर्म है कि वज्जी जो था वह आरंभिक गणतंत्र था तथा सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो थी वह प्रथम नगर थे। तो ई का फोर्थ होना चाहिए और बी का फर्स्ट होना चाहिए। देखते हैं, बी का फर्स्ट ये है लेकिन ई का जो है थर्ड है, लेकिन सेकंड जो है वह बी का फर्स्ट है और ई का फोर्थ है, ये भी है। ई में फर्स्ट लिखा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, ई में फिफ्थ, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा क्योंकि ई का फोर्थ होना चाहिए। सिंधु और उसकी सहायक नदी जो थी वह आरंभिक नगर थे, तो प्रथम नगर थे, तो ई का फोर्थ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो भारत के किस राज्यों में एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे ज़्यादा मिले हैं? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या जम्मू कश्मीर? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि गुजरात में मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोला दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान था। ऑप्शन बी है कि यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ए सत्य है और बी असत्य। ए असत्य है और बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य है और ए और बी दोनों सत्य है। तो ए और बी जो है वह दोनों सत्य है क्योंकि मेहरगढ़ जो पाकिस्तान का ही क्षेत्र था, यहाँ खेती और पशुपालन के ही साक्ष्य मिले। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अमरावती, सांची, भीमबेटका या बाग? तो भीमबेटका जो स्थान है मध्य प्रदेश में वह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि ऋग्वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा जो है वह राजस्थान में है। तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान है तथा कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है। यह भी प्रश्न बनता है काली भाषा जो है कालीबंगा जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है? तो वक्राकार ईंटें जो हैं वह चंद्रहूदड़ों से मिली है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वक्राकार ईंटें जो हैं वो कहाँ से मिली है? वह चंद्रहूदड़ों से मिली है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते हैं। ये पत्थर के औजार बनाने के कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम संकेत थे। तो कौन सा कथन सही है? महापाषाण का उपयोग कब किया जाता था? इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 73 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार था। यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता था। यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा कि यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के समीप बैठना? तो गुरु के समीप बैठना का अर्थ किसमें है? उपनिषदों का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप जाकर बैठना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? भीमबेटका पूरा पाषाणिक स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे कुछ स्थानों पर एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। स्थान का नाम वर्तमान राज्य है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका मिलान करना है। तो जो कोल्डी हवा है वह तो उत्तर प्रदेश में ही मिला था तथा बुरजहोम जो है वह कश्मीर मिला था। हालूर जो है वह बिहार मिला था। तो बी का देखते हैं, बी का सेकंड होना चाहिए। बी में सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा क्योंकि बी में सेकंड यही आया है तथा सी में फर्स्ट आया है बुरजहोम में, तथा डी का थर्ड होगा हालूर जो है आंध्र प्रदेश में है तथा जो चिरांद है वह बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश में है तथा जो बुरजहोम था जहाँ छालें मिली थी, इसको मैंने पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था, एक बुरजहोम में कश्मीर मिला था जहाँ भोजपत्र की छालें मिली थी।
तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है कि लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे। श्रेणी कौन थे? बौद्ध मठ, धातु के सिक्के जिन पर आकृति बनाई जाती थी, शिल्पकारी और व्यापारिक संघ। तो इसको मैंने आपको बताया, तो इसका आप उत्तर बताइए। श्रेणी कौन थे? तो इसका उत्तर होगा शिल्पकारियों और व्यापारियों के संघ थे। श्रेणियाँ जो थी वह शिल्पकारियों और व्यापारियों के संघों को श्रेणियाँ कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? राखीगढ़ी, सोतकाको, कवेरी वाला या चिरान। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि चिरान जो है वह हड़प्पा का स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख है? तो इनका दोनों का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। गंगा और नदियों का उल्लेख केवल एक बार हुआ है तथा सबसे पवित्र नदी जो उसमें है वह सरस्वती माना गया है, जिसका उल्लेख 50 बार हुआ है। लेकिन अगर प्रश्न यह बनता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी थी, तो वह थी सिंधु, जिसका उल्लेख 55 बार हुआ है। लेकिन सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो वह थी सरस्वती, जिसका उल्लेख केवल 50 बार हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। भरत लोग का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे उत्तर पश्चिमी भारत में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। पुरु, यदु और भरत वेदों में उल्लेख मिलता है। पुरु, यदु और भरत वेदों में उल्लेख किसकी तरह है? जन की तरह है। तो पुरु, यदु और भरत जो थे उनका उल्लेख जन की तरह किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने का कारण नहीं था? तो आखेटक जो थे उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो घूमने का कारण कौन सा इसमें से नहीं था? एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, उन जानवरों को पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना पड़ता था, या जल संसाधनों की खोज में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें नहीं था कि संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य समूहों से संघर्ष नहीं करना पड़ता था। एक स्थान पर संसाधन कमी हो जाती थी तब वे जगह बदलते थे, ये सही है। उन जानवरों को पीछा करने के लिए जब शिकार करते थे वे एक स्थान दूसरे स्थान, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन कोई उसमें संघर्ष की बात तब नहीं थी उस समय, क्योंकि जनसंख्या इतनी कम थी तो इसलिए संघर्ष की कोई बात नहीं थी। जल संसाधनों की कमी जहाँ होती थी, अगर जल संसाधन जहाँ है वहाँ ज़्यादा लोग बस जाते थे, फिर जब वो कमी हो जाती थी फिर अगली जगह जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही होगा। लेकिन इसमें नहीं पूछा है तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की मूल रचना, इसको मैंने अभी पढ़ा ही दिया। ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में एक स्थित भूमबेटका जो है वह कौन सा स्थल है? वह पूरा पाषाणी का स्थल है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मनुष्य ने कुछ क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास का क्षेत्र, सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना के दोआब तथा दक्कन तथा कोंकण। तो वे थी सुलेमान तथा कीर्थर पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले जब सर्वप्रथम रहना जो प्रारंभ किया था गाँव में, वे कौन से हैं? सुलेमान तथा कीर्थर की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है वे हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप तथा भारत अरब। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसको मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत जो है वह संस्कृत जो है वह भारोपी परिवार की भाषा है, तथा एक इंपॉर्टेंट इसमें मैंने और पढ़ाया था कि असमिया जो है वह भी भारोपी परिवार का ही हिस्सा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि अग्नि, इंद्र तथा सोम जो थे वह बहुत वर्णित थे ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में उसके बाद ऋग्वेद में पशुपति, अग्नि तथा अन्य देवताओं की उल्लेख मिलने लगा, लेकिन ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र तथा सोम का ही वर्णन ज़्यादा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एम्फोरा एक है इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा या दोनों तरफ हत्थे लगा जार तथा छिद्रयुक्त बर्तन। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में चीटिंग बनता है। यह लगभग फेवरेट प्रश्न है कि एम्फोरा क्या है। इसको मैंने आपको पढ़ाया भी है। एम्फोरा, एरेंटाइन आदि ये क्या थी? अरिकमेडू कौन सा पतन था, कहाँ का था? तो ये सब है। एम्फोरा जो है वह लंबा या दोनों तरफ से हत्थे पकड़ने वाला जार था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो कहाँ जो है कि मृतकों को उत्तर की ओर करके सिर दफनाया जाता था? इनाम गांव में, बुर्ज होम में, मेहर घर में या भीमबेटका में? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि इनाम गांव में मृतकों को उत्तर की ओर सर करके दफनाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। लोथल था, लोथल हड़प्पा सभ्यता, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा कि लोथल जो था हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह में व्यापारिक केंद्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? तो इसको भी मैंने आपको पढ़ाया। इसका ऑप्शन क्या होगा?
कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को किस नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर या काला सोना। तो उसे काला सोना नाम से बुलाते थे क्योंकि उसकी मांग ही इतनी थी। तो काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। तो भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़ या चिरान। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। मेहरगढ़ जो है वह भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते लिखा गया है हितोपदेश में, ऋग्वेद से, मुंडोक उपनिषद से तथा महाभारत से। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिखा गया है। ध्यान रखने की बात यह भी है कि मुंडोक उपनिषद जो है वह सबसे बड़ा उपनिषद है। तो मुंडोक उपनिषद जो है वह सबसे बड़ा उपनिषद है। तथा एक इसमें और बात है कि वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? तो वासुदेव कुटुंबकम जो है वह महा उपनिषद से लिया गया है। तथा एक प्रश्न और बनता है कि यम नचिकेता संवाद कहाँ से लिया गया है? तो वह कठ उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी शहर के 2 स्थानों के स्थान पर 3 हिस्से मिले? इसको मैंने पढ़ाया है। अब बताइए कि केवल एकमात्र ऐसा शहर कौन सा था जो सिंधु सभ्यता का जो 2 भागों में ना बटा होकर 3 भागों में बटा था, कि पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला तथा मध्य टीला। तो वह था धौलावीरा। ध्यान रखने की बात इसमें और है कि जल निकासी सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन से किसमें थी? तो वह भी धौलावीरा में थी। तथा स्टेडियम के साक्ष्य भी कहाँ मिले हैं? तो वह धौलावीरा मिले हैं। यह भी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वह धौलावीरा मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 96, पूरा पाषाण युग की काल अवधि 1 लाख से 30,000 वर्ष पूर्व, 30 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व, 30,000 से 10,000, 20। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1 लाख से 30,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 96 का। हालांकि ये प्रश्न बनने के बहुत कम ही चांस है क्योंकि यह जो डाटा है वह हर जगह बदलता रहता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसलिए देखिए इस ऑप्शन में भी कोई टिक नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन मिलता है। रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? मणिमेखले में, शिल्पादिकरम में, पुरनारू ने या मदुरै कुंजी में? तो इसका शिल्पादिकरम में रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन मिलता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। या आने पूरा चांस है कि रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार में सजीव वर्णन किस ग्रंथ मिलता है? तो वह शिल्पादिकरम में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद था? मृदभांड, मृणमूर्तियाँ, ईंटें या मूर्तियाँ? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ईंटें जो थी वह सबसे मानकीकृत उत्पाद था सिंधु सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? तो वह थी मीदा की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे कहते हैं। अगला 100वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक युगीन समाज से संस्कारों का ह्रास हो गया। वैदिक युगीन समाज से ये भी गलत है। तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों का परिवार का मुखिया माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है कि वैदिक युगीन समाज से संस्कारों का ह्रास नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 101, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? तो वह थी हड़प्पा। तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बनी गई? आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान है। वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था, तो जिससे जातियों का विकास हुआ। लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कसूरों में संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य है? तो ऑप्शन नंबर जो यजुर्वेद है वह आंशिक रूप से गद्य है। गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है वह यजुर्वेद है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा ही जाता है कि कौन सा जो वेद है वह आंशिक रूप से गद्य अर्थात गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वह यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? इनका, एजटेक, बेबीलोनिया या माया? तो इसका किससे था? ऑप्शन नंबर 3 बेबीलोनिया सभ्यता से इसका संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व की एक अद्भुत निर्माण कहा था? किस हड़प्पा कालीन इमारतों को कहा था? बृहत स्नानागार को, अन्नागार को, सभा भवन या दुर्ग महल को? तो ऑप्शन नंबर 1 को कहा था, बृहत स्नानागार को कहा था जॉन मार्शल ने विश्व की एक अद्भुत निर्माण।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस सैंधव सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या कालीबंगा में? तो कालीबंगा में। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा में मिले। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास कब प्रारंभ हुआ? जब मानव सभ्यता प्रारंभ हुआ, जब मानव स्मृति प्रारंभ हुई, जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। जब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ तभी इतिहास भी प्रारंभ हो गया। पृथ्वी के बनने से इतिहास प्रारंभ नहीं हुआ, तब मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ तब इतिहास प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शहरों के किस युग में अग्निकुंड मिले थे? शहर किस में मिले थे? कालीबंगा और लोथल में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। चावल का कृषिगत उत्पाद सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चावल का उत्पाद सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दक्षिण एशिया में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 110। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है पैलियोलिथिक, मेगालिथिक, माइक्रोलिथिक या नियोलिथिक? नियोलिथिक, मेगालिथिक, पैलियोलिथिक या माइक्रोलिथिक? ऑप्शन नंबर 3 है पैलियोलिथिक, फिर माइक्रोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर मेगालिथिक, माइक्रोलिथिक। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पैलियोलिथिक आया पहले, फिर माइक्रोलिथिक आया, फिर नियोलिथिक या फिर मेगालिथिक। पैलियोलिथिक को पूरा पाषाण काल कहते हैं, माइक्रोलिथिक को महापाषाण काल कहते हैं, नियोलिथिक को नवपाषाण काल कह लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनी, संस्कृत, फारसी और द्रविड़। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या पढ़ी गई है? मैंने आपको क्या पढ़ाया था? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। वह भाव चित्रात्मक तो है लेकिन उसे भी पढ़ा नहीं गया, तो ये अवाचनीय थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय नगरीकरण 6वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, परंतु पहला नगरीकरण लगभग कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, 2500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या चीन तिब्बती? तो ए होगा इसमें सही। भारतीय आर्य अर्थात भारूपी परिवार की भाषा जो है वह लोग ज़्यादा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा जाता है क्योंकि उन्हें भी अभी भी ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा और तक्षशिला पतन हुआ। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती है। तो महायान बौद्ध में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म और कथन 1 है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। कुछ संकेतों नहीं बल्कि पूरी मूर्ति बनाई जाने लगी थी। तो कथन 1 गलत है। महायान बौद्ध के आने के साथ ही हुआ, बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो अब कथन ए गलत है, बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें, क्योंकि ए गलत है। कुछ संकेतों द्वारा नहीं दर्शाया जाता बल्कि उनको भगवान के रूप में मान्यता मिल गई थी। उनका पूरा शरीर मूर्ति के रूप में बनाया जाता था। अगला प्रश्न है 119 कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध त्रिरत्नों में से नहीं है? तो बुद्ध, धर्म, संघ था त्रिरत्न, अहिंसा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि बुद्ध, धर्म और संघ जो था वह बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था। अगला प्रश्न है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो मगध महाजनपद के पहले शासक थे महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या अजातशत्रु? तो बिंबिसार थे मगध महाजनपद के प्रथम शासक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो था लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? अशोक के अभिलेख से, समुद्रगुप्त के अभिलेख से, हर्ष के अभिलेख से या पुलकेशियन? तो इसका उल्लेख अशोक के अभिलेख मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है 122वां, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण जो है वह चक्र द्वारा हुआ है? संबोधि का, महाभिनिष्क्रमण का, प्रथम उपदेश का, निर्वाण का? तो इसे प्रथम उपदेश में ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो चक्र आ ही रहा है, धर्म चक्र जिसे सारनाथ में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता था? तो बौद्ध धर्म में होगा। बौद्ध धर्म जो था वह त्रिरत्न में विश्वास करता था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो वह कालाशोक के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, वह देश जहां पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ? थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ग्रीस? तो ग्रीस में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। थाईलैंड में हुआ, श्रीलंका में हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, लेकिन ग्रीस में नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित स्तूपों में किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया? बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है
कि जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। तो आरंभिक विहार जो बने होते थे वह पत्थरों के बने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आरंभिक जो विहार थे वह लकड़ियों के बने होते थे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें पत्थर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, लकड़ियों के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 128 है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थ आदि बौद्ध विधान। तो बोधिसत्व किसे कहते थे? वे लोग जिन्होंने प्रबोध या निर्वाण को प्राप्त कर लिए थे उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? प्रसेनजीत जो था मगध का शासक था, प्रद्योत जो था कौशल का शासक था, परांतक जो था वह अवंतिक शासक था, तथा उदयन जो था वह वत्स का शासक था। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 4 सुमेलित है, उदयन वत्स का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बौद्ध और जैन धर्म दोनों में सम्मिलित हैं? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपनी वधु सहित सब कुछ त्यागना होगा, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जाना चाहिए, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग दे। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा कि केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म भारत में निम्नलिखित किन देशों में गया? बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? तो जापान, चीन, कोरिया। तो तीनों देशों में गया, तो ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? पिपासा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, तन्हा बताया गया है। तृष्णा को, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से तन्हा बताया गया। अब 133वां प्रश्न है, भारत में सम्मिलित सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? तो राज्य प्रणाली का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कावेरी घाटी में, नर्मदा घाटी में, गंगा यमुना दोआब में, या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? तो वह गंगा यमुना दोआब में। अगला प्रश्न है कि जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था अमरावती में, वल्लभी में, प्रयाग में या उज्जैन में? तो वह हुआ था वल्लभी में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन जो तैयार हुआ था वह वल्लभी में हुआ था। अगला प्रश्न है 135वां, गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में, सारनाथ। तो इसको पहले ही बता चुका है कि सारनाथ में उन्होंने पहला वचन दिया था अपना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 3री सदी ईसा पूर्व में, 1ली सदी ईसा पूर्व में या दूसरी? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्राचीन रोम जब 6ठी सदी ईसा पूर्व में गणतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है 137वां, ज़्यादातर महाजनपद की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। शासकों को आक्रमण का भय था, वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस धर्म में तीर्थंकरों के नाम से 24 महान आचार्य हुए? तो 24 महान आचार्य या तीर्थंकर किसमें हुए? जैन धर्म में हुए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पहले थे कौन? अगला प्रश्न है कि रामपुरवा में मिले उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया, इनमें से किसके शासनकाल में बना? तो ऑप्शन नंबर 1 मौर्य शासनकाल में बना था। तो रामपुरवम जो उत्कृष्ट पाली वाला सांड बना है जो राष्ट्रपति भवन में रखा गया वह मौर्य शासनकाल में मिला, तथा यह बिहार के रामपुरवा कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा इसके राजमंत्री ने करवाया था। अगला प्रश्न है 141वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना था? तो मगध के नाम से कौन जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो था वह मगध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 142वां, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थान कलिंग वर्तमान कहाँ है? तो कलिंग वर्तमान कहाँ है? उड़ीसा में है। कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा में। तथा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था वह दया नदी में हुआ था, दया नदी के आसपास हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग का युद्ध किसके किनारे हुआ था, किस नदी के? तो वह दया नदी के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं। शहबाजगढ़ी में अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो वह है खरोष्ठी लिपि में। शहबाजगढ़ी में अवस्थित अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है। 144वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास के लिए, सोने और बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी और तांबा के लिए या कंबल के लिए? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप मार्क कर लीजिए कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत जो था वह कंबल के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अशोक का धम्म था अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, एक आदर्श, सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समष्टि या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें उपरोक्त सभी था, वह अच्छे व्यवहार का सिद्धांत भी था, एक आदर्श था तथा सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचार या नियम थे उनके। तो आप उपरोक्त सभी होगा। तो 145 में ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? जिसको मैंने अभी बताया था, आप इसको बताइए। इसको मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया, तो वह था बिहार में। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन सा? चंद्रगुप्त था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 150 प्रश्न, लास्ट प्रश्न है जो आज की मैराथन का, कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो आज की इस मैराथन में मैंने आपको 150 क्वेश्चन इतिहास पढ़ाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मैराथन में टोटल आपको 500 क्वेश्चन इतिहास पढ़ने हैं, जिसमें मैंने 150 क्वेश्चन आज पढ़ा दिए, तथा पार्ट 2 या पार्ट 3 आपको कल या परसों मिल जाएगी। पार्ट 2 और फिर 2-3 दिन में पार्ट 3। इसका PDF अगर आपको चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसको मैंने लिंक में डाल दिया है, टीचिंग एग्जाम ओवरलोड नाम से, उसको आप ज्वाइन करिए। चलिए आज के सेशन में इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन को मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।